चलिए इन सबके बीच अब मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में क्या कुछ मध्य प्रदेश में खास रहा उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर मोहन सरकार का जोर। आज भोपाल में पर्यटन विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम। निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की टॉपर बेटियों का IBC 24 ने किया सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया होनहारों को सम्मानित। कहा छात्र जीवन में अहंकार के लिए जगह ना हो। IBC 24 अगले साल से शुरू करेगा जगत गुरु श्री कृष्ण अवार्ड। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने की घोषणा। स्टेट टॉपर छात्र को दिया जाएगा अवार्ड। MP में अवैध कॉलोनियों पर होगा बड़ा एक्शन। आज मंत्रालय में जुटेंगे सभी निगमों के महापौर और आयुक्त। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिन भर करेंगे समीक्षा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। चलिए गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में इस खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हम भोपाल से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराएं तो आज पर्यटन विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे मंत्रालय में सीएम ने बैठक बुलाई है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सरकार विशेष फोकस कर रही है। कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोक के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी इस समीक्षा बैठक के दौरान की जाएगी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़कर उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, आज के जो कार्यक्रमों की बात करें तो खासतौर पर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री लेंगे, क्योंकि धार्मिक पर्यटन पर लगातार फोकस वो कर रहे हैं। राम वनगमन पथ के साथ साथ कृष्ण से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, जगह हैं, उनको भी विकसित करने को लेकर लगातार वो अपनी बात कहते रहे हैं। तो आज इसी को लेकर समीक्षा, क्या कुछ खासतौर पर चर्चा इसमें संभव है और आगे और कुछ खास क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पर्यटन मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा भी मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। और जिस तरीके से उद्योगों के साथ साथ पर्यटन जब मध्य प्रदेश में आएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे। लोगों को रोजगार जो है रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा फोकस धार्मिक नगरियों में लगातार निर्माणाधीन लोगों पर है। और जिस तरीके से लोग जो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उनकी प्रगति कार्य में प्रगति कितनी हुई है, कितनी उसकी गतिविधियाँ और बाकी हैं, इन तमाम सारी बातों की समीक्षा जो आज डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के से करने वाले हैं। और जिस तरीके से चाहे सलकनपुर की बात करें, मैहर की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, तो तमाम सारी जगहों पर जहाँ जहाँ सरकार वहाँ पे धार्मिक लोकों का निर्माण जो है वो कर रही है, तो उन लोकों में कितना काम अब तक हो पाया है और अभी और कितना समय उन कामों में लगेगा, तो इन तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। हालांकि इसको लेकर ये भी तैयारी है कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द ये लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं और मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कामकाज किए जाने सरकार की ओर से, वो कामकाज भी समय पर कर लिए जाएं, ताकि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ सके। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पर्यटन का एक हब बनाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो ऐसे में प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के हैं और आगामी दिनों में ये प्रयास धरातल पर नजर भी आएंगे। तो धार्मिक लोकों का निर्माण पूरा हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर लोगों की संख्या में भी इजाफा होगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन विभाग की बात करें तो लगभग 11 करोड़ लोगों ने मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के
तौर पर पर्यटक बनकर वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये है कि ज़्यादा और ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर पहुंचे और लोगों को रोज़गार का अवसर भी मिले। उज्जैन की ही बात कर ली जाए तो उज्जैन में ही 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने धार्मिक पर्यटन किया, वहीं मैहर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये है कि इस संख्या को और बढ़ाया जाए और मध्य प्रदेश को पर्यटन का एक हब भी बनाकर तैयार किया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बड़ी महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक होगी, चूंकि पर्यटन पर लगातार सरकार का फोकस भी है, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन को लेकर। तो उन कामों की समीक्षा और कुछ तरह से नए तरीके से आगे बढ़ना है, उसका रोड मैप पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी पर एक्शन होगा। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिन भर इसकी समीक्षा करने वाले हैं। आज मंत्रालय में प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त जुटेंगे। निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा होगी। अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की रूपरेखा भी इस दौरान बनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। इसके सिलसिले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद पर चर्चा करेंगे। अवैध कॉलोनियों पर भी सख्त कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जाएगी। तमाम महापौर और आयुक्त बैठक में शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा विदिशा और मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले चलाए गए महाअभियान में 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया गया था। इस बार भी हम ऐसा ही उल्लेखित कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि को अपने हिस्से की ईमानदारी रखना है। ये काम सेवा भाव का है। बंटवारे, नामांतरण आदि की प्रक्रिया जो अलग अलग प्रकार से तय की गई है, उसके मुताबिक 40 से लेकर 60 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को किया जाना है। अफसरों को निर्देश देने के बाद राजस्व मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। अभी हम राजस्व अभियान चला रहे हैं। पहले भी 30 लाख प्रकरण निपटाए थे। साइबर तहसील के भी बिगड़ जिससे 20 दिन में नामांकन हो जाते हैं, ऐसा 71,000 करीब निपटाए। तो मैं हर जिले की में जा रहा हूँ और समीक्षा कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का फोकस क्षेत्रीय औद्योगिकरण पर है, जिसे देखते हुए उज्जैन के बाद दूसरा रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन 20 जुलाई को जबलपुर में होगा। कॉन्क्लेव में 3500 निवेशक सम्मिलित होंगे। 4 सत्रों में आयोजित होने वाले कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 जुलाई को करेंगे। इसमें एग्रो और डिफेंस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि जबलपुर में रक्षा उत्पादन से जुड़ी 5 से ज्यादा सुरक्षा संस्थान हैं। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव प्रदेश की 70 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बीस तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित होना है, उसके संबंध में सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जबलपुर पूरा तैयार है। हमारी तैयारी लगभग अंतिम चरण में, आज शाम तक सारी फाइनल हो जाएंगी। इसमें 3,500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की हमको स्वीकृति प्राप्त होगी। मुझे लगता है जबलपुर के विकास में, जबलपुर के औद्योगिक विकास में ये जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, एक माइलस्टोन का काम करेगा। भोपाल से खबर, जहां पर सीबीआई अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना काम और जांच नहीं करेगी। जांच करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एमपी में 1 जुलाई से नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। यानी सीबीआई को किसी भी तरह जांच के लिए अगर आना है तो पहले मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद ही सीबीआई किसी भी तरह की जांच को अंजाम दे पाएगी। और इसको लेकर गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। गैजेट नोटिफिकेशन में भी इसे जारी कर दिया गया और 1 जुलाई से ही इस नई व्यवस्था को प्रभावी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर से होनहार बेटियों को समर्पित समारोह का गवाह बना। हम बात कर रहे हैं IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 के समारोह की, जिसमें मध्य प्रदेश की 65 टॉपर छात्राओं और 10 टॉपर होनहार बेटों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कॉलरशिप से नवाजा। इस दौरान IBC 24 की ओर से एक नए अवार्ड का ऐलान भी किया गया।
खिले हुए ये चेहरे मध्य प्रदेश की टॉपर्स बेटियों के हैं, जिन्हें भोपाल में IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप मिली। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की प्रतिभावान बेटियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किए। इस दौरान जिलों की टॉपर छात्राओं को 50-50 हजार रुपए का चेक मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही प्रदेश में टॉप करने वाली रीवा की अंशिका मिश्रा और विदिशा की मुस्कान दांगी को 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली। स्टेट टॉपर छात्राओं के स्कूलों रीवा के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और विदिशा के सरस्वती शिशु मंदिर को भी 1-1 लाख रुपए के चेक विशेष पुरस्कार के तौर पर दिए गए। इसके अलावा प्रदेश के 10 संभागों के होनहार बेटों को भी 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के मंच पर CM डॉक्टर मोहन यादव की क्लास भी लगी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था। हाँ, MBBS भी आपने बीच में, हाँ ये भी बीच में रहेगा कि MBBS भी करना चाहते थे, वो छोड़ के फिर उन्होंने आपने PhD किया उसके बाद। नहीं, मेरे PhD नहीं किया। क्या होता है, मैं अभी हाल बच्चों से पूछ भी रहा था कि जैसे टॉपर बेटी थी मिश्रा, हमने कहा कि बेटी क्या बनोगी, तो बोले मैं IAS बनूंगी। संयोग ऐसा है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, बाकी को भी मिलेगा। जिंदगी का मजा तो ये है कि हमारे आदर्श है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने 1923 में ICS पास कर ली, जो पूरे एशिया में उनकी मेरिट लगी थी, और लात मार के फेंक दी डिग्री को कि मेरा अपना जीवन देश के लिए रहेगा। हम उस देश के वासी हैं, हम उनको आदर्श मानेंगे। डिग्री हासिल कर ली, डिग्री के आधार पर पढ़ाई हासिल कर ली, लेकिन असली जिंदगी का इम्तिहान तो ये कि जो काम मिलेगा मैं दमदारी से करूंगा, डंके की चोट करूंगा और सही करूंगा। मैं अपने मेरे CM ने अपने शैक्षिक जीवन के सफर के बारे में बताया। उनके हाथों उनको पढ़ाने वाले गुरुओं का सम्मान भी हुआ। CM ने टॉपर्स के सवालों के जवाब भी दिए और उनकी हौसला अफजाई भी की। कुल मिलाकर के पढ़ने का जो महत्व है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, और इसकी ना उम्र होती है ना सीमा होती। आप किसी उम्र में पढ़ो, मैं सभी बच्चों के साथ कहना चाहता हूँ, आप अलग अलग जो भी काम करते जाओ, लेकिन पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई हमेशा चलते रहना चाहिए। समारोह में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने स्कॉलरशिप के उद्देश्यों पर रोशनी डाली। साथ ही एक नए अवार्ड का भी ऐलान किया। अगले साल से IBC 24 की ओर से जगत गुरु श्री कृष्ण अवार्ड की शुरुआत होगी, जो कि स्टेट टॉपर छात्र को दिया जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हमने इस अभियान की शुरुआत की थी। मकसद था कि ऐसी प्रतिभावान बेटियों को मदद करना जो आर्थिक तंगी की वजह से आगे बढ़ने के अवसर से वंचित रह जाती हैं। ये लक्ष्य बड़ा है, मंजिल दूर है, और हमारा प्रयास छोटा ही सही, पर हम साल दर साल इसे पूरा करने में सफल रहे हैं। और ये सोच मेरे पिताजी की थी। ये पौधा उन्हीं का लगाया हुआ है कि शिक्षा और चिकित्सा, ये हमारे परिवार की तरफ से 2 चीज में हमें आगे बढ़ना है। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह की शुरुआत में प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ शिक्षा जगत के कई विशेषज्ञों ने टॉपर बच्चों को गुरु मंत्र दिए। उन्होंने बच्चों को सफलता के टिप्स देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। सम्मान पाने वाली बेटियों और होनहार बेटों के लिए ये बेहद खास मौका था, जिसके लिए उन्होंने तहे दिल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल IBC 24 को धन्यवाद दिया। क्योंकि आज की जनरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ए भाई, ये इन टाइम में, ए भाई फोटोग्राफर, हम लोग क्या खबर करने आके स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। वो 2 जवान ना, और इस वक्त ये रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि समारोह है, जिसके तहत STF के जो 2 जवान शहीद हो गए थे नक्सली हमले में, अब उन जवानों के पार्थिव शरीर लाए गए हैं और इन्हें राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस बीच तमाम आप डिग्निटरीज को देख रहे हैं, जहां पर परिवार के सदस्य भी हैं, और सबसे पहले मुख्यमंत्री और
डिप्टी सीएम दोनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद परिवार के सदस्य भी और अब पुलिस के अधिकारी भी एक एक करके आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें कि बीजापुर के तर्रेम इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से एक जवान रायपुर के रहने वाले थे और के पार्थिव शरीर को जब लाया गया तो शहीद जवान को अब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बीजापुर के तर्रेम इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। इनमें एक नारायणपुर के रहने वाले थे और एक जवान रायपुर में लक्ष्मी नगर मोवा के रहने वाले थे, जिनका पार्थिव शरीर आज रायपुर लाया गया है, जहां पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों, स्थानीय विधायक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद परिवार के सदस्य भी वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि सर्वोच्च बलिदान होता है देश के नाम पर और शहीद का पार्थिव शरीर जब लाया गया है तो अब पूरा सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनके देने की तैयारी चल रही है। परिवार के सदस्य भी देख रहे हैं, पिता को भी हमने देखा, छोटी बच्ची को भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखा। बताइए सौरभ, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए हितेश, यहाँ पे जो रायपुर के शहीद जवान है भरत साहू, उनकी पार्थिव शरीर को लाया गया है और ये माना में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और मंत्री टंकराम वर्मा, केदार कश्यप जैसे और अन्य जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि उनको दी है और उनके साथ जो है परिवार के लोग भी आए हैं। भरत साहू के परिवार के लोग, उनके पिता, उनकी बेटी, उनके भाई, ये भी सभी आए और निश्चित रूप से ये काफी भावुक क्षण है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने स्क्रीन में दिखाया है कि उनकी एक छोटी सी बिटिया जो है वो अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रही है। उसी तरीके से उनके पिता जो 70 वर्ष की आयु में अपने बेटे को जो है निधन देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की क्या हालत होगी अभी। और कुछ देर बाद पार्थिव शरीर को मोवा स्थित उनके घर ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर आज अंतिम संस्कार होगा और इससे पहले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने परिवार के लोगों से मुलाकात की है और अभी भी श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है वो जारी है। सौरभ, चूंकि जाहिर तौर पर हम लगातार इस बात को लेकर तस्वीरें छत्तीसगढ़ ने कई दशकों से लगातार देखी हैं
और इसी तरह से ताबूत में लिपटकर, तिरंगे में लिपटकर शव आते हैं और हर बार ये बातें होती हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि लगातार नक्सल मोर्चे पर एक बड़े ऑपरेशन के तहत उन्हें बैकफुट पर धकेला गया है, बड़ी कामयाबी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाक्रम रुकता नहीं और इस तरह से तस्वीरें हमको देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपने तस्वीरों में जैसे बताया कि एक शहीद की मासूम बिटिया ने भी वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद के 70 वर्षीय पिता भी अपने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को, शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इन सब के बीच आगे अब क्या कुछ तय किया गया है, क्योंकि माना में अभी इस वक्त श्रद्धांजलि चल रही है और उसके बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, उनके बाद पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा माना से फिर सीधे मोआ और मोआ से फिर जो है शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मोआ उनका पैतृक निवास है, जहाँ पर उनके परिजन और पड़ोस के और उनके जितने भी परिचित के लोग हैं वो पहुंचे हैं। वहाँ पर श्रद्धांजलि होगी, फिर अंतिम संस्कार होगा और हो सकता है कि अंतिम संस्कार में भी जो है राज्य सरकार के कोई मंत्री शामिल हो। और इससे पहले की बता दें, नक्सल हमले में आज भी जो है 2 जवान घायल हुए हैं और उन्हें भी रायपुर लाया जा रहा है। और इससे पहले की कल की घटना है ये, बीजापुर के 2 जो जवान हैं वो जिनका इसमें शहीद हुए थे और एक डेड बॉडी को यहीं भरत साहू है उनको लाया गया है, जबकि एक बीजापुर के ही वहीं के जवान थे, उनकी भी कल अंतिम संस्कार वहीं किया गया है। ठीक है सौरभ, आप नज़र बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये शहीद भरत साहू जो IED धमाके में चपेट में आए थे, उसके बाद शहीद हो गए थे। बीजापुर के तर्रे में नक्सलियों ने एक काली करतूत को अंजाम दिया और उसकी वजह से ये शहीद हो गए। अब इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और यहाँ से अंतिम विदाई के लिए उनका रवाना किया जाएगा, इनके शव को। और मोआ के चूंकि रहने वाले हैं तो यहाँ से शव मोआ के लिए रवाना होगा। इस बीच श्रद्धांजलि देने वालों में आपने मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, मंत्रियों को भी देखा और शहीद की मासूम बिटिया भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। उनके पिता, शहीद के 70 वर्षीय पिता भी यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। MP में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, रायसेन, हरदा, बैतूल, बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश होगी। आंधी या गरज चमक की संभावना है। ट्रफ लाइन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटीज के चलते बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए जारी किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।